गुड मॉर्निंग। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स में हम इंटरेक्शंस के बारे में पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी। नेक्स्ट जो है हमने 4 तरह के इंटरेक्शंस पढ़े थे। इसमें थर्मल इंटरेक्शन मतलब ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। सेकंड हमारा थर्मल आइसोलेशन था, मतलब तापीय विलगन। थर्ड जो था रुद्धोष्म या मैकेनिकल इंटरेक्शन। फोर्थ था हमारा व्यापक या जनरल इंटरेक्शन। इन चारों के बारे में हमने एक थोरोली स्टडी किया कि किस कंडीशन में किस तरह से बाह्य पैरामीटर जो है, बाह्य प्राचल और किस चीज़ का विनिमय इनके बीच में होगा। बाह्य प्राचल स्थिर रहेंगे या परिवर्तनशील रहेंगे, इनका हमने पिछले लेक्चर में अध्ययन किया था। नेक्स्ट हम इन सारे इंटरेक्शंस को एक बहुत ही इजी और बहुत ही यूज़फुल एक एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सिस्टम लेते हैं ए और ए प्राइम, दो अलग अलग सिस्टम हैं जिसको हमने गैस के फॉर्म में यहाँ पर लिया है। तो हमने क्या किया कि दोनों गैसेस को एक पिस्टन की सहायता से इनको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, और एक किसी कुचालक दीवार वाले पात्र में इन दोनों गैसेस को हमने भर दिया। तो देखिए ये जो पिस्टन है, जो हमारी डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है पिस्टन, इसकी 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। नॉन कंडक्टिव मतलब कि ऊष्मा का कुचालक हो सकता है। रिजिड हो सकता है मतलब स्थिर, रिजिड मतलब एक जगह पर स्थिर, जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो। इम्पेनेट्रेबल का मतलब होता है अभेद्य, जिसको भेद करके कोई भी पार्टिकल एक साइड से दूसरी साइड पर नहीं जा पाए। ठीक है। नॉन कंडक्टिव के बारे में आपको अच्छे से पता है, ऊष्मा का कुचालक है तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, थर्मली इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा। अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंट जो इंटरेक्शंस हैं हमारे पास, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, उसमें इस पिस्टन की प्रॉपर्टीज़ को हम वेरी करेंगे और देखेंगे कि हमें सेम इंटरेक्शन मिलता है या नहीं। देखते हैं। फर्स्ट इसमें लेते हैं हम। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, पिस्टन को नॉन कंडक्टिव से कंडक्टिव बनाया। एक कहने का मतलब हमने जो पिस्टन लिया उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज किया कुछ, कंडक्टिंग, रिजिड एंड इम्पेनेट्रेबल। बाकी 2 प्रॉपर्टी सेम ही रखी है। रिजिड है, इसका मतलब मूव नहीं कर सकता है। इम्पेनेट्रेबल मतलब पार्टिकल एक साइड से दूसरी साइड में नहीं आ सकता है। तो अब हमारा कंडक्टिंग पिस्टन होने की वजह से देखिए क्या होगा कि पिस्टन अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, गैस का कोई भी पार्टिकल एक साइड से दूसरी साइड में एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन ऊष्मा का विनिमय होगा। अगर गैस ए और ए प्राइम के तापमान में अंतर है तो ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। अधिक तापमान वाली गैस से कम तापमान वाली गैस की तरफ ऊष्मा वेरी करेगी, और इस तरह से जब तक साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाती दोनों गैसेस के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। तो ये जो केस है ये है थर्मल इंटरेक्शन। तो इस तरह से ऊष्मा के आदान प्रदान के द्वारा जो अन्योन्य क्रिया हो रही है दोनों गैसेस के बीच में, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय इंटरेक्शन या अन्योन्य क्रिया। सेकेंड आता है हमारा थर्मल आइसोलेशन। जो स्टार्टिंग वाली तीनों कंडीशंस थी, नॉन कंडक्टिंग, रिजिड और इम्पेनेट्रेबल, मतलब कि अभेद्य है, स्थिर है और ऊष्मीय रूप से कुचालक है। तो हमने पढ़ा था हमारे थर्मल आइसोलेशन में कि अगर हम उनके बीच में एस्बेस्टोस या फाइबर ग्लास की कोई शीट लगा दें तो जिससे कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सके, एक साइड से दूसरी साइड में ऊष्मा नहीं जा सके, ऐसे केस में जो इंटरेक्शन है वो क्या है, थर्मल आइसोलेशन। एक तरीके से देखा जाए तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा, क्योंकि ना तो पार्टिकल्स जा रहे हैं, ना तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ना ही पार्टिकल्स जा रहे हैं और ना ही ऊष्मा जा रही है। तो तीनों तरीके से किसी भी तरह की क्वांटिटी का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है। थर्ड है एडियाबैटिक या मैकेनिकल इंटरेक्शन, मतलब रुद्धोष्म या यांत्रिक अन्योन्य क्रिया। इस केस में हम क्या करेंगे, पिस्टन को नॉन कंडक्टिंग ही रखेंगे, मतलब कि ऊष्मा का आदान प्रदान हमें नहीं करवाना है क्योंकि ये रुद्धोष्म है, और रुद्धोष्म केस में dq = 0 ही होता है। तो दैट्स वाई वी शुड टेक द पिस्टन नॉन कंडक्टिंग। सेकेंड हम क्या करेंगे, इसको मूवेबल लेंगे। पहले हमने रिजिड रखा था, एक जगह पे स्थिर रखा था, अब हम क्या करेंगे, पिस्टन मूव कर सकता है, अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पे जा सकता है। एंड इम्पेनेट्रेबल रखेंगे, अभेद्य रखेंगे कि पार्टिकल की क्वांटिटी हमें नहीं चेंज करनी है, हमें क्या करना है कि
जब प्रेशर गैस का लगेगा, जिस गैस के पार्टिकल ज़्यादा होंगे जिसके अंदर, वो पार्टिकल्स प्रेशर लगाएंगे, और प्रेशर लगाएंगे तो पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा दूसरी गैस की साइड में, तो वॉल्यूम चेंज होगा। क्या होगा, वॉल्यूम में परिवर्तन आएगा। वॉल्यूम में परिवर्तन आएगा तो क्या होगा, कार्य किया जाएगा, बिकॉज W=P∆V होता है। जैसे ही वॉल्यूम में चेंज होता है तो कार्य का प्रोडक्शन होता है, तो ऊर्जा जो होती है वो कार्य के फॉर्म में एक्सचेंज होगी। तो एक गैस जो कार्य करेगी और दूसरी गैस को उतना ही कार्य प्राप्त होगा। तो दोनों सिस्टम्स के आयतन चेंज हो सकते हैं। सो इफ़ V चेंजेस टू ΔV तो किया गया कार्य कितना होगा, P∆V। दैट इज़ एक निकाय दूसरे निकाय पर कार्य करेगा। यहाँ चूँकि P और V चेंज हो रहे हैं, अतः बाह्य प्राचल कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि P और V क्या है, एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं। सिस्टम के अंदर के पैरामीटर इंटरनल पैरामीटर नहीं होकर क्या है, एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं। इसलिए, और इसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्य की फॉर्म में ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए हम इसे मैकेनिकल इंटरेक्शन कहेंगे। और एडियाबैटिक क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का आदान प्रदान 0 है, इसलिए हम इसे रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कहेंगे। फोर्थ हम देखते हैं जनरल इंटरेक्शन। इस केस में हम पिस्टन को दोनों तरह से, दोनों प्रॉपर्टीज़ ले लेंगे पिस्टन की, कंडक्टिंग भी ले लेंगे और मूवेबल भी ले लेंगे, लेकिन पार्टिकल्स स्टिल एक साइड से दूसरे साइड में प्रवाहित नहीं हो रहे हैं, अभेद्य है दीवार, तो केवल क्या होगा, कंडक्टिंग है, ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है और अपनी जगह से मूव भी कर सकता है पिस्टन। तो इन दोनों केसेस होने की वजह से अब ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया भी होगी प्लस यांत्रिक अन्योन्य क्रिया या रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया भी होगी। फिफ्थ, ये तो हमने 4 इंटरेक्शन पढ़ लिए। फिफ्थ जो इंटरेक्शन की हमने बात करी थी, इनफाइनाइट सिमल जनरल इंटरेक्शन, मतलब अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया। इस इंटरेक्शन में क्या था, ये जनरल इंटरेक्शन का ही एक केस है जिसमें हम क्या करेंगे कि अगर दोनों स्थूल अवस्थाओं का अंतर अति सूक्ष्म होता है, कहने का मतलब कि उनकी जो स्टेट हैं उसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, दो सिस्टम हैं और किसी भी दो सिस्टम ले लो या फिर एक ही सिस्टम की 2 अवस्थाएं ले लें हम, तो अगर हम कहें कि उन 2 अवस्थाओं में ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म फर्क है, मतलब कि उनमें जो पैरामीटर्स हैं जैसे तापमान है या वॉल्यूम है या आपका उनकी एनर्जी है या हीट है, तो उसमें अगर बहुत माइनर चेंज है तो इस केस में जो उनके बीच में इंटरेक्शन घटित होगी, अन्योन्य क्रिया घटित होगी, उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सिमल जनरल इंटरेक्शन। सो यहाँ पर जो हमारा जनरल इंटरेक्शन का फॉर्मूला था E=Q+W, उसको हम क्या कर देंगे, DE बार, क्योंकि अति सूक्ष्म है तो इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, DE बार =∆Q+∆W। ठीक है, DE बार क्या है, अच्छा इसको D में इसलिए लिया है क्योंकि ये एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन कौन से फलन होते हैं, जो केवल प्राथमिक इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था और लास्ट उसकी स्टेट कौन सी है, केवल दोनों स्टेट्स पे डिपेंड करता है। अवस्था फलन जो भी सिस्टम है वो किस पाथ से होकर गुजरा उस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब पाथ इन द सेंस कि कोई भी रासायनिक क्रिया हो रही है या फिजिकल क्रिया हो रही है तो वो क्रिया किस तरह से प्रोसीड हो रही है, तो अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन उस प्रोसेसिंग पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल इनिशियल स्टेट क्या थी सिस्टम की और अब फाइनल स्टेट मुझे क्या गेन हुई है, तो ये उसी पे डिपेंड करेगा। लेकिन ΔQ और ΔW अवस्था फलन नहीं होते हैं, ये पाथ पर डिपेंड करते हैं कि अगर पाथ मेरा, जैसे मैं कहूँ कि मैंने ग्राफ ले लिया P और V का, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का, तो प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ अगर मैं कहूँ कि सिस्टम मेरा A स्टेट से B स्टेट पे जा रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो पहले नॉर्थ की तरफ जाए एंड देन ईस्ट की तरफ जाए, मतलब कुछ भी जब पाथ अगर डिफरेंट होगा तो इनकी वैल्यूज़ भी मुझे डिफरेंट मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि मुझे सेम वैल्यू मिलेंगी। लेकिन इंटरनल एनर्जी के केस में हमेशा अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो मुझे TU की वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी, या DE बार मान लीजिए, इनकी वैल्यू सेम मिलेगी, इनकी वैल्यू केवल स्टेट्स पर डिपेंड करती हैं, इसीलिए इसे स्टेट फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, थ्योरी है, इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, समान
पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत। जब कोई निकाय साम्यावस्था में है तो निकाय की सभी अभिगम्य या एक्सेसिबल सूक्ष्म अवस्थाओं में से किसी में भी पाए जाने की प्रायिकता समान होती है। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ देखिए, इसमें हम पहले कंडीशन रख रहे हैं कि कोई निकाय साम्यावस्था में है। मान लीजिए जैसे मैंने बात करी, जैसे रिसेंट मैं भी 3rd ईयर में टॉपिक पढ़ा रही हूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसमें हम एटॉमिक फोर्सेस की या परमाणविक बलों की बात करते हैं, या आप कहीं भी आपने भी पढ़ा होगा परमाणु बल। तो हम कहते हैं कि 2 परमाणु जब पास में आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक परमाणु का न्यूक्लियस दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन अभ्र को आकर्षित करता है। इसी तरह से दूसरे परमाणु का न्यूक्लियस भी पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन अभ्र को आकर्षित करेगा। इसी तरह दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉन अभ्र के बीच में प्रतिकर्षण बल, न्यूक्लियस के बीच में प्रतिकर्षण बल। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कब तक लगते हैं? जब तक कि पहले आकर्षण बल प्रभावी होता है, और लेकिन जैसे जैसे परमाणु पास में आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो प्रतिकर्षण बल प्रभावी होना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। तो क्या होता है, एक स्थिति ऐसी आती है जब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल आपस में इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। उस केस में परमाणु ना, जो 2 परमाणु हैं वो ना तो नज़दीक आएंगे ना ही दूर जाएंगे, क्योंकि अब वो क्या हो गए, बैलेंस्ड स्टेट में आ गए। दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था। तो साम्यावस्था क्या होती है कि जहाँ पर किसी भी तरह के जो बल होते हैं ना वो ज़ीरो हो जाते हैं, हर तरह के बल ज़ीरो हो जाते हैं, वो कहलाती है साम्यावस्था। तो इस केस में साम्यावस्था क्या होगी थर्मोडायनेमिक्स में? साम्यावस्था वो होगी जब किसी भी तरह की क्वांटिटी का आदान प्रदान, किसी भी तरह की क्वांटिटी का आदान प्रदान शून्य हो जाए। हम कहें कि एक का तापमान 40 केल्विन है, दूसरे का तापमान कितना है, 60 केल्विन है, ठीक है। दोनों डिग्री सेंटीग्रेड में ले लो इनको, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे का 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब कब तक ऊष्मा प्रवाहित होती रहेगी? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाए। जैसे ही टेम्परेचर इक्वल होगा क्या होगा, ऊष्मा का जो एक्सचेंज हो रही है हीट, वो बंद हो जाएगी। तापमान समान हो गया तो ज़रूरत ही नहीं है, तो हीट बंद हो गई ना प्रवाहित होना। तो दैट मीन निकाय जो है साम्यावस्था में आ गया। अब क्या होता है, निकाय साम्यावस्था आने के बाद स्वतंत्र हो जाता है कि किसी भी स्टेट में पाया जा सकता है। साम्यावस्था में निकाय की सभी अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं में किसी में भी पाए जाने की सूक्ष्म अवस्था क्या होती है, एनर्जी लेवल्स। तो सिस्टम जो है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसी भी एनर्जी लेवल में रहने के लिए अब फ्रीली हैं। पहले क्या था कि लोअर एनर्जी स्टेट में वो क्या थे, स्टेबल थे, हायर एनर्जी स्टेट में इनस्टेबल थे पहले वाली कंडीशन में। लेकिन जैसे साम्यावस्था आई सब बराबर हो गए। तो ये होता है हमारा समान पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट हम इसमें थर्मोडायनेमिक्स के लॉज लेंगे, जो 1st, 2nd, 3rd लॉ है, और डिफरेंट और पैरामीटर्स, जैसे हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्रोपी की हम बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।